सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें पढ़ने को मिलेंगे और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर इसका होगा मंसूर अल मंसूर को। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पे किया गया? दुबई में। तो वहीं पे चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए भी सऊदी अरब के एक टीचर हैं मंसूर अल मंसूरी इनका नाम है और इन्हीं को ग्लोबल टीचर प्राइज से अभी सम्मानित किया गया है। वे एक लेखक भी हैं और वे अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम करते हैं और इनका नाम है मंसूर अल मंसूर। ये सऊदी अरब के हैं, ये आपको याद रखना है। लास्ट टाइम जो ये अवार्ड है ना, ये 2023 में दिया गया था। 2024 में किसी को नहीं मिला, 2023 में दिया गया था सिस्टर जैफ को, वो पाकिस्तान की थी। अच्छा, ये अवार्ड एक बार भारतीय को भी मिल चुका है, उनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। 2020 में उनको मिला था, लेकिन हमें तो अभी वर्तमान का भी याद रखना है। मंसूर अल मंसूर को मिला है। अच्छा, टीचर से 2 दिवस आपको और याद आएंगे। वर्ल्ड टीचर डे कब होता है? वो 5 अक्टूबर को होता है और हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, अब ये अवार्ड वाला प्रश्न। तो चलो, अभी 2025 में जो भी अवार्ड से संबंधित हमने प्रश्न पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। मतलब पिछले आप कह सकते हो 1.5 महीने में, आज 14 तारीख है तो पूरा जनवरी और आधा फरवरी, 1.5 महीने में अवार्ड से क्या क्या प्रश्न हमने पढ़े वो सारा हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था सई परांजपे को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवि थे प्रतिभा सतपथी, उनको मिला 2023 के लिए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला था, लियोनेल मेसी को मिला जो अर्जेंटीना के हैं। तरुण दास सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी 2024 की बात करें 4 खिलाड़ियों को दिया गया। एक है शूटर मनु भाकर, एक चेस प्लेयर डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। और उर्वशी सिन्हा अभी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये संस्थागत श्रेणी में मिला था किसको? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो हैदराबाद में है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं मिला। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया डेविड बैकम को, डायना वॉन फर्स्टनबर्ग को और रिकेन यामामोटो को। अभी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी रही है उत्तर प्रदेश की, फिर त्रिपुरा, फिर आंध्र प्रदेश की थी। और मंत्रालयों में बात करेंगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी टॉप पर थी। और सिक्किम का एक स्कूल है प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसको राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और चंद्रिका टंडन, इन्होंने अपनी अभी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो त्रिवेणी के लिए। ठीक है, तो पिछले 1.5 महीने में ये 8-10 अवार्ड से संबंधित हमने प्रश्न पढ़ लिए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और जो आज हमने प्रश्न पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टीचर प्राइज, सऊदी अरब के टीचर है मंसूर अल मंसूर इनका नाम है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अब। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। हर साल 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो भारत की पहली महिला राज्यपाल ये रही थी उत्तर प्रदेश की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो रही थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। और वैसे आप इस पॉइंट को ऐसे भी बोल सकते हो कि एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो दूसरी महिला अध्यक्ष थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और वे ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। तो उन्हीं की जयंती को हर साल हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। कब? 13 फरवरी को। अब ये हो गया नेशनल वुमेन्स डे। इसी तरह से एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होता है। वो कब होता है? वो 8 मार्च को होता है। वैसे 13 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में। ये तो राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया और 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाते हैं, याद रखना। और उसकी थीम भी है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज।
अच्छा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। मार्कोनी ने किया था 1895 में, ये भी ध्यान रखना। अब डे वाला प्रश्न है, चलो फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी सेफर इंटरनेट डे। 11 फरवरी एंटी स्मगलिंग डे यानी कि तस्करी विरोधी दिवस। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। और आज हमने देखा 13 फरवरी को ये 2 दिवस मनाए, राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो डे। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत नाम से एक अभियान लॉन्च किया, तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इसके तहत अगले 3 से 4 सालों में राज्य के हर खेत से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। ये इसका उद्देश्य है। हरियाणा ने इसको शुरू किया, याद रखना। और मृदा से याद आएगा, मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे होता है आपका 5 दिसंबर को, और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब होता है, 19 फरवरी को। क्यों? क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये 19 फरवरी को शुरू हुई थी, 19 फरवरी 2015 को। और इस साल आप देखोगे 2025 में इसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। मोदी जी ने इसको शुरू किया था, कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। ठीक है, अब लेकिन बात तो यहाँ पे हरियाणा की हो रही है। चलते हैं आपको हरियाणा, ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री है नायब सैनी और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस और ट्री है पीपल का। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ से रिवाइज करवाएं। तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है फरीदाबाद में। आप मुझे बताओ, इस साल वाला, हर साल यहीं पे होता है, तो इस साल 2025 वाला हुआ, उसमें पार्टनर स्टेट कौन था? बाकी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसमें पार्टनर कंट्री तंजानिया था और पार्टनर स्टेट उड़ीसा था। हरियाणा के गोरखपुर में बना उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। हरित आवरण बढ़ाने के लिए वन मित्र योजना यहाँ शुरू हुई थी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपको मिलेगा हरियाणा में, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में। हर घर हर गृहिणी योजना यहाँ शुरू हुई थी। आईटी सक्षम युवा योजना शुरू हुई थी। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी अपना परिसर स्थापित करेगा गुरुग्राम में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय मिलेगा आपको चंडीगढ़ में। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया था फरीदाबाद में। अभी विनबैक्स एक्सरसाइज वियतनाम और भारत के बीच में हुई थी, अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य गोवा है, तो पहला हरियाणा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को। कहां से? हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई थी, अभी 10 साल इसको भी पूरे हो गए। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था अभी हरियाणा ने ही। यहाँ पे जो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना चलती है उसी के लिए। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव यह भी यहाँ पे मनाया गया और इसमें पार्टनर स्टेट था राजस्थान। और अभी सूरज कुंड मेला मैंने अभी आपसे पूछा, इस साल का जो हुआ 38 नंबर का एडिशन था, फरीदाबाद में होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, क्राफ्ट मेला है। इसमें राज्य मैंने अभी आपसे पूछा था, तो ये रहा उसका उत्तर, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और पार्टनर कंट्री बिम्स्टेक कंट्रीज थी। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहां पे शुरू हुई, ये भी याद रखना, फरीदाबाद में ही। ठीक है, तो हरियाणा से लगभग ये 18 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने और रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने अभी किसकी पुस्तक जिसका नाम है आई एम, इसको लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा गोपी चंद हिंदुजा। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, अभी उन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है आई एम। और इसे हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन है गोपी चंद हिंदुजा, उन्होंने ही इस बुक को लिखा है, या यूं कह दूं कि उन्होंने इस बुक को संकलित किया है, कंपाइल किया है। संकलित करने का, कंपाइल करने का क्या मतलब हो गया? मतलब जैसे इस बुक का कुछ हिस्सा तो कहीं और बुक से, ग्रंथ से ले लिया, कुछ हिस्सा कहीं और से ले लिया, कुछ हिस्सा कहीं और से ले लिया, और सबको कंपाइल करके एक नई बुक बना दी गई। ठीक है, तो वो काम इन्होंने किया, गोपी चंद हिंदुजा, और उन्हीं की ये बुक हो गई अब ये, और नाम है आई एम, और इसको लॉन्च किया
हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने? ये प्रश्न है। अब बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, तो चलो अभी 2025 में और कौन कौन सी बुक्स हमने पढ़ी है वो मैं आपको लेटेस्ट वाली रिवाइज करवाता हूँ। एक अभिजीत बनर्जी ने लिखी है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। दीपा मलिक पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है ब्रिंग इट ऑन नाम से। सैयद किरमानी, ये हमारे क्रिकेट टीम के प्लेयर रह चुके हैं, विकेट कीपर, और इन्होंने लिखी है एक बुक स्टम्प्ड नाम से, या इनकी ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हो। और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इस बुक को लॉन्च किया था अमित शाह ने। और एक बुक है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, इसको लिखा अमिताभ कांत ने। उसके अलावा पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, इसको लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इसको लिखा संघमित्रा चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डेकेड, इस बुक को लॉन्च किया अमित शाह ने, और इसको एडिट किया था डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने, यानी कि इन्हीं की बुक है ये। द महात्मा मैनिफेस्टो नाम की बुक को लिखा राजेश तलवार ने। और राष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजय रहाटकर, और अभी इनकी एक बुक आई थी उसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। ठीक है, तो ये 11, इस साल हमने 11, मतलब अभी 1.5 महीने में 11 बुक हम पढ़ चुके हैं, ध्यान में रखना। और याद रखना अभी जो वर्ल्ड बुक फेयर 2025 हुआ नई दिल्ली में, उसमें फोकस कंट्री है रशिया। और कोलकाता में जो कोलकाता बुक फेयर लगा, जिसे बोई मेला भी कहते हैं, उसमें थीम कंट्री जर्मनी है। और इस साल जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उसमें थीम कंट्री के रूप में भारत हिस्सा लेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आंसर होगा सेबी ने। तो अभी सेबी ने ही मित्र नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करना, उन्हें वापस पाने में निवेशकों की मदद करना जिन्हें निवेशक भूल गए हैं समय के साथ। तो इसका नाम है मित्र। अब बात यहाँ पे सेबी की है, तो सेबी के बारे में जानते हैं। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स, कुछ प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशंस वगैरह जो भी लॉन्च हुई है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। और सेबी की स्थापना की बात करेंगे, वैसे तो 1988 में ही भारत सरकार की तरफ से इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच, जो कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम लॉन्च किया था। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया था। उसके अलावा द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया था सेबी को। और सेबी ने ही विशेष निवेश कोष, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का गठन भी किया था। उसके अलावा सेबी ने आई स्पोर्ट नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, फाइनेंशियल मार्केट में, यानी कि शेयर मार्केट में कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। और सेबी ने ही धरोहर नाम से सिक्योरिटीज मार्केट के लिए एक डिजिटल ज्ञान भंडार भी शुरू किया था। ठीक है, तो ये तो सेबी से संबंधित कुछ पॉइंट्स हो गए। अब मैं आपको कुछ एप्लीकेशन पोर्टल्स जो अभी न्यूज में हमने पढ़ी थी करंट अफेयर्स में, वो सारी रिवाइज कराऊंगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली है, 2025 वाली, ध्यान से सुनना। अगर बात करें राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था किसने, राष्ट्र पर्व नाम से रक्षा मंत्रालय ने। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था पंजाब ने। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, अनुवादिनी। और गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया, भारत पोल नाम है। रक्षा मंत्री जी ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया था। कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकती है, उसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, नाम है एंटिटी लोकर। और सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा ने लॉन्च किया। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने, इंटीग्रेट करने के लिए स्व रेल नाम से एक ऐप लॉन्च किया। आई स्पोर्ट पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया। रक्षा मंत्री जी ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया था, उसका नाम संजय रखा। फीस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो ने लॉन्च किया था। उसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की थी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। ये 14 क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराए इस साल इससे संबंधित
ये 14 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, वो सारे हम रिवाइज कर लिए। मतलब आज की क्लास में आप देखोगे तो जितने भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उसी से आपको बताया, जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित चीजें मैं आपको लिंक करके रिवाइज करवाता हूँ। तो आज क्या हो रहा है, अभी 1.5 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें हमने पढ़ी, जैसे अवार्ड्स आए तो 1.5 महीने में जो भी अवार्ड्स आए मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ये प्लेटफॉर्म वाला प्रश्न आया तो पोर्टल एप्लीकेशन 1.5 महीने में जो भी आई थी वो मैंने आपको रिवाइज करा दी। तो इनको याद भी करते हुए चलना, बढ़िया आपका रिवीजन हो रहा है। और अगर आप में से कोई पहली बार यहाँ पे हैं तो आपको बता दूं, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज लगाना चाहते हैं, क्विज आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर कर देना। एक छोटी छोटी सी मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट ये रहेगी, शेयर जरूर करना, वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। अपने वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो कोशिश करें आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिले। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिखर धवन को। तो अभी आईसीसी ने मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 4 राजदूतों को यानी कि 4 एम्बेसडर बनाए हैं, उनमें से एक भारतीय भी है। कौन? शिखर धवन। हालांकि हमने पढ़ा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अच्छा, उनके अलावा 3 और कौन कौन है? एक पाकिस्तान के सरफराज अहमद है, एक ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन है और एक न्यूजीलैंड की टिम साउदी है। ठीक है, तो ये भी नाम ध्यान रखना। इनमें भारतीय का नाम तो आप जरूर याद रखना, शिखर धवन। अच्छा, शिखर धवन और एम्बेसडर से ही एक प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो पिछले साल हमने पढ़ा था मोटो जीपी इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, पढ़ा है हमने कई बार, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ चुका है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये भी ध्यान रख लेना पॉइंट। बाकी वैसे यहाँ पे बात हो रही है आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की, 2025 में अभी होगा ये, 19 फरवरी को शुरू होगा, 9 मार्च तक चलेगा। इस बार इसका ये नवा संस्करण है। कौन होस्ट कर रहा है, कहाँ पे हो गया? पाकिस्तान मुख्य रूप से होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैचेस हैं ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। अच्छा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये पहली बार कब हुई थी? 1998 में हुई थी बांग्लादेश में, उसको साउथ अफ्रीका ने जीता था, वेस्ट इंडीज को हराया था। और लास्ट एडिशन, इसका 8वां एडिशन 2017 में हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, उसको पाकिस्तान ने जीता था, भारत को हराया था। अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। ठीक है, तो अभी ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में 91वीं यानी कि 91 नंबर की बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। तो 91 नंबर के अभी ये बिलियर्ड्स और स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप 2024 हुई, 7 जनवरी को शुरू हुई थी, अभी 16 फरवरी तक ये चली। कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में, और इसको जीत लिया पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने 36वीं बार तो यह राष्ट्रीय बिलियर्ड्स प्रतियोगिता जीती और 10वीं बार स्नूकर खिताब जीता है। ये प्रतियोगिता एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देश की एकमात्र क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है। अभी आपको बता दूं, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप ये अभी 15 फरवरी को ही शुरू हो रहा है, जो कि 21 फरवरी तक चलेगा। और कहां पे हो रहा है? दोहा, कतर में। ठीक है, यानी कि कल ही शुरू हो रहा है। और पंकज आडवाणी से आपको बता दूं, इससे पहले 2 बार वो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप को जीत चुके हैं, 2019 में और 2021 में। इस बार का देखें वो जीतते नहीं जीतते। और अगर आपसे पूछे ना कि एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो यासीन मर्चेंट है, 1989 में जीता था उन्होंने। और इसी तरह से एक प्रश्न बनता है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विल्सन जॉन्स है, 1958 में उन्होंने जीता था। और अगर हम बात करते हैं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और हेड है एस बाला सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न में हम क्या पढ़ा, क्या था इस प्रश्न में कि 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है किसने? पंकज आडवाणी ने। ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर होगा सोहेली अख्तर। तो बांग्लादेश की खिलाड़ी है सोहेली अख्तर, जो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने कांड कर दिया था। 2023 में जो महिला T20 विश्व कप हुआ था, उस दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास किया था, और इसी कारण से उनपे ये बैन लगा है, या यूं कहूं कि भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी के द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर ये बन गई है। 5 साल का बैन लगा लिया उनपे
क्रिकेट के सभी फॉर्मेट पे, मतलब उनका करियर ही खराब है, खत्म हो गया एक तरह से। उन्होंने क्या किया था, अपनी एक साथी क्रिकेटर है, उसको बोला कि देख दोस्त, मेरा एक चचेरा भाई है, वो सट्टेबाजी करता है, तो तुझे आउट हो जाना है, और इसके बहुत सारे कीमत बताई उन्होंने कि इतना सारा पैसा मिलेगा और तुझे और ये तो और पैसा मिल जाएगा। तो इसी को मैच फिक्सिंग कहते हैं। तो वो तो सामने वाली जो बंदी थी, मतलब जो क्रिकेटर थी, वो होशियार निकली, वो डेढ़ शाणी निकली। उसने जाकर के शिकायत कर दी। स्कूल में नहीं होता था क्या, जैसे एक सहेली दूसरी सहेली से बोलती है कि चल आज स्कूल बंक करेंगे, आज अपन चीटिंग करेंगे, तो दूसरी वाली सहेली जाकर के मैडम से बोल देती है, मैडम वो ऐसे कह रही है आज स्कूल बंक करेंगे, चीटिंग करेंगे। ये चप्पड़ पर चप्पड़ पे चप्पड़, चप्पड़ पे चप्पड़ मरते हैं उसके। खैर, हमें तो इनका नाम याद रखना है, प्रश्न अच्छा है इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो जैसिंता कल्याण का नाम आपने सुना होगा। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी थी। जो पिच की देखभाल करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं पिच क्यूरेटर। अंशुला राव, इसी तरह का एक प्रश्न हमने पढ़ा था अंशुला राव के बारे में। डोप प्रतिबंध पाने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर थी वो, मतलब डोपिंग जो संबंधित नियम है उनका उल्लंघन किया था उन्होंने, तो वो भी नाम ध्यान रखना। अच्छा, ये तो क्रिकेट में जो महिला क्रिकेटर है उनकी नेगेटिव न्यूज सुन ली। कुछ पॉजिटिव भी काम किया है कि किसी ने? स्मृति मंदाना, हमारी स्मृति मंदाना जो भारतीय हैं, अभी उनके बारे में काफी हमने पढ़ा। एक तो वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। उसके अलावा एक कैलेंडर ईयर में, यानी कि पिछले साल, सबसे ज्यादा शतक, कितने, 4 शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। और स्मृति मंदाना ने सबसे तेज वनडे शतक का नया रिकॉर्ड भी बनाया था। मात्र 70 गेंदों में वनडे शतक उन्होंने लगाया। उसके अलावा स्मृति मंदाना का नाम आपने और कहां पढ़ा था? अभी जो आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा हुई थी। चलो, आईसीसी अवार्ड्स भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे दो इंपॉर्टेंट आप नाम याद रखेंगे। अभी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जसप्रीत बुमराह को, और इन्हीं को मिलता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। इसी तरह से आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया मेली कैर को, न्यूजीलैंड की है, और इनको मिला रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। इसमें मैं केवल भारतीयों वाले नाम बता रहा हूं अभी आपको। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो हमने देख लिया, मेंस और वुमेन्स इसमें मैंने आपको दोनों बता दिया। बाकी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह चुने गए। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में वुमेन्स, महिलाओं में देखोगी, स्मृति मंदाना चुनी गई थी। और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पुरुषों में अर्शदीप सिंह चुने गए थे। तो जो भारतीय हैं वो नाम मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा है। एक उसके बाद बीसीसीआई अवार्ड्स भी दिए गए थे, उसमें ये 2-3 नाम याद रखना, जैसे कि पॉली उम्ब्रिगर अवार्ड ये मिला बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को, पुरुषों में किसे? जसप्रीत बुमराह को ही। उसके अलावा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ये मिला सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, ये 2-4 नाम मैंने आपको बताए, ये सभी याद होने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? आईसीसी न्यूज में आया है तो उसको देखेंगे जरूर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। और सीईओ जो थे उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, अब नए कौन बनेंगे वो देखते हैं। चेयरमैन तो अभी जय शाह बन गए हैं। उसके अलावा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडुलजी हैं, तो दूसरी बनी थी नीतू डेविड। ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा राकेश रोशन को। तो फिल्म एक्टर रह चुके हैं, अभी वर्तमान में फिल्म निर्माता हैं राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिताजी। और अभी आईफा अवार्ड्स 2025 में प्रतिष्ठित भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। अब ये तो एक प्रश्न हो गया। आईफा अवार्ड्स वाला भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि 2025 में ये जो आईफा अवार्ड्स हैं ये कहां पर होंगे? 25वां एडिशन है जयपुर राजस्थान में होंगे, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये दूसरा मौका है। 25 बार हो गया ना इसका एडिशन, तो 25 में से ये दूसरा मौका है जब इसका आयोजन भारत में हो रहा है। अभी इस साल मार्च में होगा, और इससे पहले 2019 में हुआ था ये भारत में, उस वक्त ये मुंबई में हुआ था। इस बार जयपुर में हो रहा है, तो वहां पे राकेश रोशन को यह अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह का एक नाम मैं आपको और बताऊं, वैसे अभी मैं आज ही बता चुका हूं आपको। भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन। अभी 67 नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे, उसमें इनकी एल्बम है त्रिवेणी, उसके लिए उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो उनका नाम याद रखना। और एक पायल कपाड़िया का नाम आपने बहुत बार सुना होगा।
और उनकी एक फिल्म आई थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पिछले साल कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता था अपनी इस मूवी के लिए। वैसे उनकी इस मूवी को अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नॉमिनेट भी किया गया था, नामित किया गया था, लेकिन कोई पुरस्कार वहां पे इन्होंने जीता नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा बेथ मुनी को। तो अभी आईसीसी ने 2025 के जनवरी महीने के लिए अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। तो महिलाओं में यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया बेथ मुनी को, ये ऑस्ट्रेलिया की है। उसी तरह से पुरुषों में यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया जोमेल वार्रिकन को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। तो इस साल का पहला महीना यानी कि जनवरी, और इसके लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा हो चुकी है। वो हमने देख लिया पुरुष और महिला दोनों में। बाकी आईसीसी में आपको पीछे रिवाइज करा ही चुका हूं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सबसे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। मैंने आपको पहले ही कहा था आज अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है लगभग। बाकी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। पीडीएफ क्विज के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? भारत में, नई दिल्ली में। फिर पूछा देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम ये कहाँ पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में ही। फिर पूछा अभी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहाँ पर हुआ? यूएई में। अभी फरवरी में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में। फिर पूछा अभी अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। और WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब जीता है जिल टेकमैन ने। उसके अलावा तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया 12 फरवरी को। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 96। और आखिरी प्रश्न था थाईपुसम त्योहार ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। चलो फिर कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था पीएम मोदी ने अभी कहां से बीमा सखी योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा पानीपत हरियाणा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।